बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिना नाम लिए तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखा रहे हैं। सावन में मुजरिम के घर मटन खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तंज कसा गया। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी ने। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। अब किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। तो देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ पुरानी तस्वीरें भी। एक तस्वीर सावन महीने की हम आपके सामने रख रहे हैं, जब राहुल गांधी दिल्ली में लालू यादव के घर पहुंचे थे और राहुल गांधी ने लालू यादव के साथ मटन की रेसिपी पर डिस्कशन किया और मटन बनाया उनके साथ। विवाद तब भी हुआ था कि सावन के महीने में मांसाहार से परहेज किया जाता है, ऐसे में लालू यादव और राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। बाद में लालू यादव और उनके परिवार की ओर से काफी सफाई भी दी गई थी। अब मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसे लेकर आज पीएम मोदी ने दोनों नेताओं का नाम लिए बगैर उन पर प्रहार किया। तो एक वीडियो सावन के महीने का है, जब लालू यादव के घर पहुंचे थे राहुल गांधी, और इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक नेता जाते हैं एक सजायाफ्ता
मुजरिम नेता के घर और वहां पर सावन में मटन बनाने का वीडियो डालते हैं। वहीं चैत्र नवरात्रि में मछली का वीडियो शेयर किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। इन्हीं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आज बड़ा हमला बोला। और अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी के नॉनवेज वाले बयान पर तेजस्वी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, पीएम मोदी बेरोजगारी पर बात नहीं करते। तेजस्वी ने कहा, चुनाव से पहले एनडीए के 39 सांसद कहां थे? बिहार में 5 साल कोई काम नहीं हुआ। तो 39 सांसद कहाँ थे? क्षेत्र में रहे नहीं रहे, काम किया नहीं किया। प्रधानमंत्री जी गायब, अब चुनाव आया है तो सब लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं। तो मेन असल मुद्दा जो होना चाहिए, ये गांव का मुद्दा है, क्षेत्रीय इशू जो है वो ज़्यादा हावी है। और प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोज़गार, बेरोज़गारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। और नॉनवेज पर पीएम के बयान पर मीसा का जवाब, पीएम के लिए ये मुद्दा हो सकता है। सम्राट चौधरी से बेटी वाले बयान पर क्यों नहीं पूछा? किसी व्यक्ति का बयान मुद्दा नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी गरीबी को मुद्दा बना। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सावन में एक मुलजिम के घर जाकर के मटन बनाना सिखाते हैं, खाते हैं, और यहाँ नवरात्रा में मछली खाती हैं। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी सम्राट चौधरी से पूछा कि एक पिता और पुत्री के रिश्ते को जिस तरह से तार किया गया, हमने कभी उसको मुद्दा बनाया? तो ये पूछिएगा मेरे तरफ से कि मीसा भारती जानना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी कि इस पे आपने कुछ कहा? मुद्दा बयान किसी व्यक्ति का बयान नहीं होना चाहिए। मुद्दा इस देश में किसानों का होना चाहिए, मुद्दा इस देश में बेरोजगारों का होना चाहिए, मुद्दा इस देश में जो महंगाई है उस पे होना चाहिए। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहले एक मुद्दा बनाते थे प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का, अब वो गौन है। खुद दामाद के लिए वोट मांग रहे हैं, खुद बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अब तो परिवारवाद पे वो नहीं बोलेंगे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश के बेरोजगारी पे, इस देश की बदहाली पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इस देश की जनता सवाल उनसे जानना चाहती है और उनको बोलना पड़ेगा। इधर उधर भटकाए नहीं कि मीसा ने आज क्या बयान दिया, यार आज फलना नेता ने क्या बयान दिया। तो मुद्दों से मत भटकाइए। देश की जनता और खास तौर पे बिहार की जनता बहुत समझदार है। मटन और मछली पे आज उन्होंने कहा कि मटन बनाया, ये उनके लिए मुद्दा हो सकता है कि कौन क्या खाएगा पिएगा, लेकिन इस देश के जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। राहुल जी को जब मटन बनाना सिखाया गया था, आप भी थी वहाँ पर जब मटन बनाना सिखा रहे थे। वो सोचते हैं कि मन से आएंगे कुछ भी बोल के चले जाएंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। आ जाओ बाबू। तो देखिए किस तरह से लोग, देखिए ये स्टूडेंट हैं किस तरह से मिल रहे हैं और सेल्फी लेने के लिए। ये देखिए ये छात्र हैं। वोटर हो तुम? कौन है ये? कौन है? मीसा भारती है। कौन है मीसा भारती? क्या बेटा पहचानते हो उनको? पहचानती हैं। तो तुम वोटर हो? वोट दो। कितनी उम्र है? तो देखिए ये जो 2 नौजवान लड़कियां हैं, खास करके महिलाओं में क्या क्रेज है, चाहे रोहिणी आचार्य निकल रही हो या फिर मीसा भारती निकल रही हो। हालांकि मीसा भारती इस क्षेत्र के लिए नई नहीं है, 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए नई नहीं है। चाहे विक्रम हो या ये जो फुलवारी से अब की लालटेनिया जरदावा, इस बार लालटेन नहीं चलेगा। मीसा जी कह रहे हैं कि इस बार लालटेन ही चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम मुद्दों के साथ आ रहे हैं, हमारे समर्थक नहीं है। ये बेरोजगार नौजवान है, इसकी आवाज है। और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। दोनों आरोपी पहचान छिपाकर बंगाल में छिपे हुए थे।
1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि दोनों आरोपी पहचान छिपाकर कोलकाता में छिपे हुए थे। एनआईए की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाबिज पर एनआईए ने 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। कैफे ब्लास्ट में मतीन और मुसाबिक की अहम भूमिका बताई जा रही है। कोलकाता से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हुई है और बंगाल को आतंकियों का पनाहगार बताया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 मुख्य संदिग्ध बॉम्बर मुसाविर हुसैन शाजिब और उसके दोस्त अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया है। दोनों के कर्नाटक के शिवमोगा स्थित आईएसआईएस सेल से जुड़े होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी बेंगलुरु धमाके के आरोपियों के बंगाल से गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी पर ममता बनर्जी का पलटवार सामने आया है। बेंगलुरु धमाके के संदिग्धों को हमने पकड़ा, ममता बनर्जी पर हमला भी किया है। बंगाल आते ही 2 घंटे में पकड़े गए। फिर ममता बनर्जी ने पलटवार किया, बंगाल सुरक्षित नहीं तो क्या यूपी, दिल्ली, गुजरात सुरक्षित है? ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है। ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লক্ষ্ণৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। और यूपी के मुरादाबाद में अमित शाह की चुनावी रैली हुई। शाह का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला। इस बार सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी, यह दावा किया है अमित शाह ने। 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में पहुंचे। 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता, बहन, भाई, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा, केजरीवाल को कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप निराधार है। ईडी, आईबी, सीबीआई ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजा जी, क्यों नहीं अदालत से राहत मिली? संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही? भाई न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या? न्यायालय का जो भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा, स्वीकार करेंगे हम। एजेंसी को जो अपना काम करना है एजेंसी अपना काम करेंगे। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप है। वो अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश
रची जा रही है। उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी आज जेल का जवाब वोट से बैनर के साथ प्रदर्शन कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रही है। आप नेताओं का आरोप है कि पार्टी को खत्म करने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आईटीओ फुटओवर ब्रिज पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे, झूठे केस बना के जेल में डालने से भी टूट जाएंगे, डर जाएंगे। भी टूटने वाले, डरने वाले नहीं है। क्या गुनाह किया केजरीवाल जी ने? उन्होंने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देके गलती करी। उन्होंने दिल्ली पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में तरह तरह से प्रदर्शन हो रहा है और आज यहाँ पर ये आईटीओ के फुट ओवर ब्रिज पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी है। अगर ये प्रोटेस्ट करते तो कुछ देर में दिल्ली पुलिस जो है वो उनको यहाँ से ले जाएगी, गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इन्होंने ये तरीका निकाला है कि कोई हिरासत में इनको न ले। इसके अलावा आपके नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर जेल का जवाब वोट से अभियान चला रहे हैं। और दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से पूछताछ के लिए के कविता की कस्टडी की मांग की है। अदालत 2 बजे इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। के कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया। सीबीआई ने कोर्ट से के कविता की 5 दिन की रिमांड की मांग की। कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश की गईं। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा 2 बजे के कविता पर फैसला सुनाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने के कविता के वकील से पूछा कि क्या गिरफ्तार किए जाने से पहले उसको चुनौती देने का कोई कानूनी प्रावधान है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि मामले की जांच के दौरान इस तरह की एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती। हमें सिर्फ आगे पूछताछ करनी है और जांच को आगे बढ़ाना है। सीबीआई ने कहा कि तिहाड़ जेल में के कविता से जो पूछताछ की गई उसमें उन्होंने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने कहा कि गवाह और सबूत हमारे पास हैं, उसके आधार पर पूछताछ करनी है। सीबीआई ने कहा कि घोटाले में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनका हमें पता लगाना है। इस पर के कविता के वकील ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ से पहले उसका भी पक्ष सुना जाए। कविता के वकील ने कहा कि मेरे केस में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, मुझे रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी गई। सीबीआई ने के कविता के वकील की दलीलों का विरोध किया और कहा कि के कविता की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चुनावी दौरे को लेकर जेडीयू ने खास तैयारी की है ताकि नीतीश कुमार जनता के बीच जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू हो सके। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दौरे के साथ में रहने के बाद भी अब अकेले भी चुनावी यात्रा की तैयारी की है। इसके लिए पार्टी की तरफ से एक खास बस तैयार की गई है। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार बस से चुनावी यात्रा पर जनता के बीच निकले हैं। इस दौरान नीतीश कुमार रोड शो भी करेंगे। जिस बस से सीएम यात्रा करेंगे उसका नाम निश्चय रथ रखा गया है, जिस पर लिखा गया है पूरा बिहार परिवार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। दरअसल आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव रोजगार को मुद्दा बनाकर लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। नीतीश से पहले तेजस्वी यादव भी बस से बिहार का दौरा कर चुके हैं।
अब नीतीश अपनी बस यात्रा से तेजस्वी को जवाब देने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी के रोजगार वाले बयान पर जेडीयू की तरफ से पलटवार भी किया गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना में ही काम हुआ है। अरे 17 महीना की नौकरी तो हमने आपको दिया था। आप जब असफल हुए तो नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया। काम के मामले में हम तो केवल काम ही की चर्चा करते हैं, आप कौन से काम की चर्चा करेंगे। और तमिलनाडु दौरे पर आए राहुल गांधी आज कोयंबटूर में होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे। इस दौरान वो सीएम स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे। मिशन दक्षिण के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां उनकी 2 जनसभाएं हैं। राहुल गांधी तिरुनेलवेली में दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को कोयंबटूर में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी की इस रैली में डीएम के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी साथ होंगे। कोयंबटूर सीट बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की ओर से डीएमके ने यहां से गणपति पी राजकुमार को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को चुनाव मैदान में उतारा है। अन्नामलाई धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देर रात उन्होंने कोयंबटूर में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान अन्नामलाई ने ढोल भी बजाया। Annamalai is a youngster. It is quite clear that he is committed to people's views. I mean, he's done a Padayatra. He understands people's problems really well. I'm pretty certain that he's going to win in this election. वहीं सियासी समर में जीत के लिए नेता क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग अलग तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। कल तक जिनके पीछे गाड़ियों का काफिला हुआ करता था, आज वो ऑटो में सफर कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में चेन्नई साउथ सीट से बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को टिकट देकर चुनावी समर को त्रिकोणीय बना दिया। तमिलनाडु की राजनीति में ये अब हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। सौंदरराजन अब ऑटो से लोगों के बीच पहुंच रही हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। People are very happy. I want to be nearer and nearer to the people. People understand it. People are supporting. See, elders are supporting. Women are supporting. Youngsters are supporting. See, yeah. By profession, you are a doctor, so you know what is the remedy of the people of. Yes. Chennai is in a very pathetic situation, in a diseased condition. We want to treat it. People were suffering from floods. यह सीट अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें अब तक डीएमके या फिर एआईडीएमके का कब्जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला और पूर्व राज्यपाल को टिकट देकर एक नई राजनीतिक शुरुआत की है। अब इस बिसात पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है फारूक अब्दुल्ला। उनसे सीधे पूछेंगे, सर ये सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जम्मू कश्मीर में मतभेद है, आगे जाकर ये मतभेद आप डिफरेंसेस कहां खत्म होते हुए देख रहे हैं सर? कौन सा मतभेद? जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी एनसी कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आपने यूनिटी। आजाद मुल्क है, आप भी खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या करेंगे? मेरे तो कोई ताल्लुक नहीं से। उठे, जो भी लड़ना चाहे लड़े। पीडीपी का कहना था कि हम आइसोलेट कर दिए गए, अगर फारूक साहब ने एक कॉल किया होता तो शायद हम उम्मीदवार खड़े नहीं करते। मैंने फारूक अब्दुल्ला ने इनसे बम्बई के स्टेज पे बात की और गुजारिश की हमें बात करनी चाहिए। कहा जब मैं आऊंगी बात करूंगा, कोई बात नहीं। दिल्ली में बात की स्टेज पे। फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार नहीं। गुलाम नबी आजाद भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रहे हैं जब से। मैं मुबारक करता हूँ, वो कब हमारे दुश्मन नहीं थे। ये फारूक अब्दुल्ला ये बेवकूफ था जिसको राज्यसभा भेजा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। साथ ही संजय राउत ने असली बनाम नकली शिवसेना का फर्क भी बताया। सुनिए उनका बयान। ये पप्पू आपको घर में बिठाएंगा, आपको संसद तक नहीं भेजेंगे, समझा ना? हम लड़ने वाले लोग हैं, हम चाटुगिरी करने वाले लोग नहीं हैं। देश संकट में है, देश का लोकतंत्र संकट में है और
जो मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, उनका यही हर्ष होगा। चलो, जिसको आपने हमारे पार्टी से तोड़कर आपके चरणों में बिठाया है, वो एकनाथ शिंदे असली है, या जिसके ऊपर आपने सिंचन घोटाले के सबसे बड़े आरोप किए थे 70,000 करोड़ के, और जिसको आप जेल में भेजना चाहते थे अजित पवार, उनकी पार्टी असली है। आप जिस तरह से महाराष्ट्र में आकर शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हो, वो आपके मन का डर है। आप उद्धव ठाकरे को डरते हो। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने ईमेल आईडी जारी किया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के मामले की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के बाद एक्शन तेज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद ही सीबीआई ने संदेशखाली कांड की जांच को लेकर अपना ईमेल आईडी जारी कर दिया है। सीबीआई की तरफ से जारी किए गए ईमेल आईडी पर संदेशखाली महिला अपराध से लेकर जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले में पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ईमेल आईडी पर लोगों की तरफ से मिले शिकायतों के आधार पर सीबीआई की टीम मामला दर्ज करना शुरू करेगी। सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इलाके में संबंधित ईमेल आईडी के बारे में प्रचार किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रचार के लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की टीम शिकायतों के आधार पर जांच करेगी। आपको बता दें कि बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कहा था कि न्याय के लिए निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। और चुनावी मौसम चल रहा है, लोग वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के लोगों ने इस बार वोट नहीं डालने का मन बना लिया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा की लेजर पार्क सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि लोगों ने वोट नहीं डालने का फैसला किया। लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि आसपास आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्तों के काटने के कई मामले हाल के दिनों में भी सामने आए हैं। पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हर सोसाइटी के अंदर 200-250 कुत्ते हैं। कुत्तों के चलते बच्चों का बाहर निकलना लगभग बंद हो चुका है। आधे कुत्ते भाग जाते हैं, कहीं पर छुप जाते हैं, तो मतलब लेस देन 50% ही पकड़े गए होंगे। बिना स्टिक के हम निकल नहीं सकते हैं। छोटी बेबी है, इनको इनके गाड़ी में ले जाके हम वॉक नहीं करा सकते हैं। हर वक्त डर बना रहता है हमारे। निकल नहीं पाते हैं और जब साइकिलिंग करते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। एक कुत्ता या कई सारे कुत्ते एक साथ? कई।